Yeah, good afternoon, all of you. Now, in your accounts paper, question total in all, you will be having 6 questions. तुम्हारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस होगा. पहले मैं तुमको स्ट्रक्चर लेआउट बता देता हूँ और फिर एक एग्जाम के पेपर के साथ भी कंपेयर करके बता देता हूँ क्या लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. टोटल 6 क्वेश्चंस होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी. क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है. दिस इज 20 मार्क्स. फिर तुमको रिमेनिंग 5 में से एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. एनी 4 आउट ऑफ 5. कोई भी 4 क्वेश्चंस कंप्लीट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 20 मार्क्स. सो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स इंटू 4 80 मार्क्स तो ये हो गया और 20 मार्क्स कंपलसरी. देख लो 4 क्वेश्चन 80 मार्क्स और 20 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी. ये तुम लोगों का पेपर का कंप्लीट एक लेआउट है अकाउंट्स के पेपर का. लेकिन जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस आएंगे वो इंडिविजुअल क्वेश्चंस कैसे रहेंगे वो बता दो. सबसे पहला जो तुम्हारा फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ, इसमें 3 पार्ट आएगा, ए बी and C. Part A will be 12 marks, which is very easy to score. Part 2, Part B 4 marks का एक थियरी क्वेश्चन आएगा और उसके बाद में एक आएगा 4 मार्क्स का टॉपिक दैट इज डेप्रिसिएशन. देख लो पार्ट ए में मैंने लिखा है ट्रू और फॉल्स. यू विल बी गिवन 6 ट्रू और फॉल्स. ये सेट पैटर्न है उनका, चेंज नहीं करेंगे उन्होंने. They will give you 6 questions with reason true or false लिखना है. Every question will give you 2 marks and that's very easy to score. हाँ, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बताता हूँ. कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पे क्वेश्चन आएंगे, कैपिटल रेवेन्यू पे क्वेश्चंस आएंगे, जो हम लोग ने स्टार्टिंग का कुछ थियरी किया था अकाउंटिंग पॉलिसीज उस पे क्वेश्चंस आएंगे. और रिगार्डिंग ये जो थियरी क्वेश्चन है 4 मार्क का, दिस 4 मार्क्स थियरी क्वेश्चन, ये भी वो ही स्टार्टिंग के थियरी में से आएगा. स्टार्टिंग के थियरी में से आ सकता है व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज. देन दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन प्रोविजंस, कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटीज. अच्छा, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दे विल आस्क यू फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का कोई भी गोइंग कंसर्न पे का शॉर्ट नोट पूछ लेंगे. तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन वहीं से आएगा जो मैंने तुमको 3 टॉपिक थियरी का करवाया था, एज वेल एज एक टॉपिक शिरोही सर ने कराया था कैपिटल रेवेन्यू. एंड देन अ डेप्रिसिएशन प्रॉब्लम. 4 मार्क का डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम आएगा. और अगर 4 मार्क का प्रॉब्लम आता है ना, तो 4 मार्क का प्रॉब्लम आता है मतलब ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा. डेप्रिसिएशन पूछने की जगह यही है. They ask here only depreciation topic. So देख लो तुम्हारा 20 मार्क्स जो है ना, ये पहला 20 मार्क्स ये कंपलसरी है, ये तुम लोग लूज नहीं कर सकते हो. और मैं तो बोलता हूँ यहीं से चालू करना चाहिए, ये वाले ही क्वेश्चन से तुमको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रू और फॉल्स बहुत फटाफट हो जाता है तुम्हारा. और वो जो थियरी मैंने बोला है, मैंने जो थियरी करा है उसी में से आना है. मैंने थियरी के 3 यूनिट कराए और 1 यूनिट शिरोही सर ने करवाया. वो 4 यूनिट्स में से ही आ जाएगा, ये थियरी क्वेश्चन भी वहीं से आ जाएगा. और डेप्रिसिएशन डोंट हैव टू डू एनीथिंग ओवर एंड अबव व्हाट वी हैव डन इन क्लास. जो क्लास में किया है ना, मोर और लेस वही क्वेश्चंस आ जाएंगे, कुछ नया आने वाला नहीं है. उसके बाद में ये 20 मार्क्स होने के बाद में तुम्हारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है जिसमें से 4 चॉइस है. और सबसे बेस्ट चॉइस है क्वेश्चन नंबर 2. सबसे बेस्ट चॉइस क्वेश्चन नंबर 2 है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन होंगे और 10 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चन है. और अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें इसी तरीके से आया है.
पहला क्वेश्चन आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। फर्स्ट क्वेश्चन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। प्रथम यूनिट्स नेम इज, मैंने तुम लोगों को थियरी में स्टार्टिंग में करवाया था, पहला कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, फिर एक अकाउंटिंग पॉलिसीज पे चैप्टर करवाया था, और एक था अपना कंटिंजेंट एसेट्स कंटिंजेंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ये तीन, और एक चौथा था कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये 4 चैप्टर का अपना थियरी का डिस्कशन होगा। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंसेस शिनॉय सर ने करवाया था, और फिर 3 थियरी चैप्टर मैंने करवाया था। सो वो फर्स्ट यूनिट के ही है ये चैप्टर है अपना। चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल में जो फर्स्ट चैप्टर्स है ना, पहले 8 चैप्टर्स है, वो 8 चैप्टर्स में से ये 4 चैप्टर है। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, फिर कंटिंजेंट एसेट्स कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड पॉलिसीज, और इसके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मैंने बोला खाली नाम याद रखना, ओनली यू हैव टू रिमेंबर द नेम, नथिंग एल्स। सो ये पहला चैप्टर नंबर 1 में 1 के यूनिट्स है, टोटल 8 में से मैंने जो यूनिट्स बताई है। ओके, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 सबसे बेस्ट है, बेस्ट चॉइस है कंपलसरी क्वेश्चन के बाद, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2A रहेगा बैंक रिकंसिलिएशन 10 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 2B रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बैंक रिकंसिलिएशन में अमेंडेड कैशबुक का भी प्रॉब्लम आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। दे कैन आस्क यू अमेंडेड कैशबुक का प्रॉब्लम आल्सो, दे कैन आस्क यू सिंपल प्रॉब्लम्स आल्सो। रेक्टिफिकेशन का विद सस्पेंस विदाउट सस्पेंस कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर मैं साथ में तुमको पेपर दिखाऊं ना, अभी तक जितना मैंने तुमको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बताया है, तो तुमको आइडिया आएगा। देखो, मैं तुमको साथ में पेपर दिखाता हूं। मेरे पास एक ये पेपर है, दिस इज नवंबर 2019 का पेपर है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ ट्रू और फॉल्स। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है, स्टेट विद रीजन ट्रू और फॉल्स। और ये ट्रू और फॉल्स में वैसे ही क्वेश्चन है जो तुम लोग करते हो। वी कैन सी अ ट्रेड डिस्काउंट का एक क्वेश्चन है। ये ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन तो तुम लोग तुम्हारे FIDC के नॉलेज पे भी लिख सकते हो। यू कैन राइट दिस विथ योर FIDC नॉलेज। ट्रेड डिस्काउंट वॉल्यूम डिस्काउंट होता है, अर्ली पेमेंट के लिए तो कैश डिस्काउंट होता है, ऐसे क्वेश्चन है। ऐसा फिर क्वेश्चन नंबर 2 एक आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्या क्या बोल रहा है, व्हाट यू वांट मी टू डू सर। ट्रू और फॉल्स कहां से पढ़ना है? ट्रू और फॉल्स कहीं से नहीं पढ़ना है, जो तुम लोग ने पूरा थियरी किया है तुमको थियरी पढ़ना है। जो थियरी सिखाया ना हम लोग ने, उसके बेसिस पे तुम ट्रू और फॉल्स कर लोगे। ट्रू और फॉल्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना थियरी करा है उतना देखो। अभी ये वाला थियरी देखो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट और रियलाइजेबल बेसिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब ये ट्रू और फॉल्स पढ़ने से थोड़ी आएगा, ये मेरा थियरी पढ़ने से आएगा। मैंने तुमको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बताया था, वो थियरी पढ़ने से आएगा। सो जो भी हम लोग ने थियरी किया है, जो भी हम लोग ने टॉपिक्स किया है, इनफैक्ट टॉपिक से भी आ सकता है। तुम देखो ये एक पार्टनरशिप से आया है, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट। फिर अ कंपनी हैज existent independent of its members, it continues to be in existence despite the death, insolvency or change of members। ये तुम्हारा जो क्वेश्चंस है, ये तुम्हारे टॉपिक्स एज वेल एज थियरी के मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। इसमें कैपिटल रेवेन्यू का भी क्वेश्चन आ सकता है। यू मे फाइंड अ प्रॉब्लम फॉर एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू। वो बोलेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी इज विच इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, ऐसा दे देंगे। हमको लिखने का फॉल्स, no installation charges on machinery is a capital expenditure because it is incurred on installation of machinery, so it is as per cost attached concept। so तुमको रीजन देना पड़ेगा, और ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, ये बहुत सिंपल है। तुम खाली जो थियरी कर रहा है वो करो। ये 12 मार्क्स कोई भी स्टूडेंट्स का जाता नहीं है। यू कैन स्कोर दिस 12 मार्क्स वेरी इजीली। उसके बाद में बी में देखो क्या पूछा हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोविजंस and contingent liability। they may ask you difference between
contingent liability and liability. Here they can ask any other theory question also. तुमको कोई टॉपिक से रिलेटेड थियरी भी पूछ सकते हो, और जो 4 मार्क का बहुत सिंपल थियरी आता है, जो अपन ने टॉपिक्स किए है ना, वो हर एक मॉड्यूल में लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज में 1 या 2 क्वेश्चन थियरी का होता है, 1 या 2 क्वेश्चन ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, वहां से उठा के पूछते हैं, और मोस्टली तो जो 4 यूनिट्स जो थियरी के रखे वहां से आएंगे, तो वो थरली कर लो, ये 4 मार्क वहां से आने वाला। नाउ आफ्टर दिस इज डन, एक बार ये हो जाता है ना, उसके बाद में इसके बाद में नेक्स्ट है, किसको चाहिए पीडीएफ? माही का वी हैव ऑलरेडी सेंड कैपिटल रेवेन्यू का पीडीएफ, वी विल अगेन सेंड कैपिटल रेवेन्यू का पीडीएफ, हम लोग ने ऑलरेडी सेंड किया, वापस से भेज देंगे, वैसे तो पहले दिया हुआ है। अच्छा, ये फिर क्वेश्चन नंबर सी है ना, डेप्रीसिएशन का। देखो ये डेप्रीसिएशन का मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ये अपने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मैं बोलता हूँ लिख लो जरा, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन सेक्शन 1 का क्वेश्चन 7 है। वो लोग क्या करते हैं, खाली वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ पे वैल्यू 4,80,000 है, स्पेंड 20,000 ऑन इंस्टॉलेशन। मैं तुमको बताता हूँ, जहां जहां पे वैल्यू है ना, वहां पे तुम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर देना, और फिर अपना सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेना, ये का ये क्वेश्चन है। अब जैसे एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर डैश एंड स्पेंट डैश ऑन इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस। मशीनरी 1 जनवरी को खरीदा है ना, आफ्टर 6 मंथ्स, मैं डेट नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं बिगिनिंग ऑफ द ईयर परचेज मशीनरी फॉर डैश, इंस्टॉलेशन चार्जेस डैश, आफ्टर 6 months in the same year another machinery costing dash was purchased, then on mid of the year in the next year, mid of the year in the next year, the machinery purchased, the first machinery purchased became obsolete and it was sold for dash, and on the same date a fresh machinery is purchased for dash. Depreciation provided annually at the rate of 10% on written down value method. मैंने डेट नहीं बोला, मैंने बिगिनिंग और मिड बोला और डैश बोला, तुम जाके देख लेना सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 7 ये का ये क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन आया, अगले बार दूसरा आएगा। जो अपने टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स है वो थरली करके जाना, और कुछ करने की जरूरत नहीं। यू हैव टू डू थरली अवर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो हमने क्लास में करवाया है, वो बहुत अच्छे से करना, और कुछ नहीं करना है। मैं बताता हूँ, कीप फेथ ऑन अस। कुछ अगर मैंने नहीं करवाया तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं करवाया, और जो करवाया वो इंपॉर्टेंट है। तुम देखो बैंक रिकंसिलिएशन में सेक्शन 2 भी मैंने सब करवाया है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ जगह पे सेक्शन 2 को इग्नोर किया, नहीं आते, इन्वेंट्री में इग्नोर किया मैंने। सो जो जो करवाए वो फेथ रखना, वो करके जाना। तुम ये वाला क्वेश्चन देख लो, पहला क्वेश्चन बताया, ये तो अपने टेक्स्ट बुक का सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 7। सो ये 3 क्वेश्चन जो है ना, पहला फर्स्ट 3 क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली, तुम्हारे ट्रू और फॉल्स भी आ जाएंगे। मैं वापस से कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम लोग वापस से भेज देंगे, पहले भी हम लोग ने भेजा है, वी विल सेंड इट अगेन, नो प्रॉब्लम, आई का वी विल सेंड इट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, दैट्स वेरी इजी टू स्कोर। ये 20 मार्क तुम लोगों को 20 मिनट लगने वाला नहीं है, मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि ट्रू और फॉल्स बहुत फटाफट होता है। इसके बाद में आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब मैं तुमको ये पेपर से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बताता हूँ। मैं ये पेपर तो एक सैंपल ले रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या ऑर्डर में आते हैं। देख लो, बैंक रिकंसिलिएशन का जो अपना क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, दिस इज अ 10 मार्क्स क्वेश्चन। ये कंप्लीट क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अपने बुक में सेक्शन 2 का क्वेश्चन है, मैंने लिख के रखा है। ये अपने बुक में सेक्शन 2 का क्वेश्चन है, सेक्शन 2 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर बताता हूं मैं तुम लोगों को, अपने टेक्स्ट बुक का ये सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 मार्क का। डेप्रीसिएशन सेक्शन 1 का क्वेश्चन 7 था, 4 मार्क का। सेक्शन 2 में जो बैंक रिकंसिलिएशन का उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना, खाली उसकी वैल्यूज चेंज की है। चाहिए तो ये लेक्चर होने के बाद में ये वाला पेपर हम लोग सेंड कर देंगे तुमको,
और जो मैंने बोला हुआ है सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम लोग खाली पढ़ते जाना। देखो ये 8062 के जगह पे अपने बुक में ना 4062 वगैरह कुछ है। ये 11,14,000 के जगह पे वैल्यू चेंज होगी, ये 18,000 के जगह पे वैल्यू चेंज होगी। एडजस्टमेंट यही होगा, अ चेक ऑफ डैश डिपॉजिटेड ऑन दिस डेट ऑन द बैंक ऑन क्लियर ऑन दिस डेट, अब पेमेंट ऑफ चेक एग्जैक्टली एडजस्टमेंट भी यही होगा, खाली वैल्यूज चेंज किए मैं बता देता हूं। और ये अमेंडेड कैश बुक का प्रॉब्लम है, क्लास में मैंने कराया हुआ प्रॉब्लम। ये 10वां का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है, इन्होंने वैल्यू चेंज की है। वापस भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो देख लेना, अपने टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन होगा। खाली वैल्यूज को ऑल्टर करते, कोई चीज को चेंज नहीं करते, खाली वैल्यू बदलते हैं। वो का वो स्टेटमेंट भी वही रहता है। ऑन 29th September 2018 बैंक credited an amount of dash received from a customer XYZ, the advice not received till 1st October। इस तरीके से एडजस्टमेंट, तुमको एडजस्टमेंट भी सेम टू सेम मिलेंगे, खाली वैल्यूज अलग होगी और कुछ नहीं। तो खाली वैल्यू चेंज हो जाती है और सेम प्रॉब्लम रहता है तो प्रॉब्लम थोड़ी बदल गया। अरे एडजस्टमेंट भी इतने ही मिलेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 1 से लेके एडजस्टमेंट नंबर 8 तक एडजस्टमेंट मिलेगा। अगर किसी के पास अभी टेक्स्ट बुक पड़ी है तो टेक्स्ट बुक खोल के देख लो। अगर तुम्हारे पास कहीं पे भी टेक्स्ट बुक पड़ी है ना किसी के पास अपने क्लास की, तो टेक्स्ट बुक ओपन करके देख लो, वहां से तुमको मिल जाएगा। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, वी हैव कवर्ड अपना क्लास वर्क सेक्शन जो है वो पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चन है, और जो सेकेंड सेक्शन है वो अपना स्टडी मटेरियल। सो अपना कवरेज बता रहा हूँ, सी अपना कवरेज है तो क्या मेरे अंदर देवी थोड़ी आई थी कि अपने आप आके बोल दिया ये करो। हमारे सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स को अपन ने कंपाइल किया हुआ कि तुमको लास्ट डे पे 1000 चीज नहीं करनी पड़े। सेक्शन 1 जो है वो अपने पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन है और सेक्शन 2 अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन है। तो इफ यू डू अवर टेक्स्ट बुक दैट्स मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। तुमको अलग से स्टडी मटेरियल को हाथ नहीं लगाना है। जहां पे मेरे को मालूम है स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस वो लोग एग्जाम में नहीं पूछने वाले, वहां पे सेक्शन 2 को हाथ नहीं लगाया मैंने। जिधर मेरे को लगता है सेक्शन 1 इनफ हो गया, वहां पे सेक्शन 2 को हाथ नहीं लगाया है। और जहां पे मेरे को मालूम है पक्का सेक्शन 2 में से आएगा, वहां के सेक्शन 2 के क्वेश्चंस को हाथ लगाया है। सो प्लीज फॉलो एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग। सी क्या हो गया ना, 20 से 21 साल हो गया, तुम्हारे जैसे बहुत स्टूडेंट्स आए बहुत गए, सो इतने साल का एक्सपीरियंस बोलता है। जस्ट फॉलो इट। तुम लोग एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हो, हम लोगों को, मेरे को, शिनोय सर को मोर देन 20 ईयर्स हो गया ये सब प्रोसीजर से जाते हुए। सो वी हैव सीन मेनी एग्जाम्स, वी हैव सीन मेनी पेपर्स, मेनी स्टूडेंट्स गेटिंग रैंक। सो प्लीज फॉलो एग्जैक्टली व्हाट वी से। हमने हमारे टेक्स्ट बुक में सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, कोई दूसरे बुक से करने को नहीं जाना। सोर्स ऑफ स्टडी इज अवर बुक ओनली। बस अपना बुक अच्छे से करके जाओ, और वो भी जो हमने करवाया वो बराबर से करके जाओ। यू विल स्कोर एक्सेलेंट इन एग्जाम। तुम देखो अभी तक मैंने डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन देखा, वो अपने टेक्स्ट बुक का है। मैं फिर से बोलता हूँ सेक्शन 1 वो तो टेक्स्ट बुक, वो तो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नहीं है, वो तो अपना क्वेश्चन है। क्यों? वो पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन उठा कर रखा है, पास्ट एग्जाम का पेपर है। तो सेक्शन 1 पास्ट एग्जाम का है और सेक्शन 2 जो है वो स्टडी मटेरियल। सो सेक्शन 1 से आया डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन नंबर 7, खाली वैल्यू चेंज की है। और ये बैंक रिकंसिलेशन का जो क्वेश्चन है, this question is from section 2 and question number 5, section 2 question number 5। now उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रॉब्लम है। हियर शिनोय सर, आई वांट यू टू स्पीक अबाउट दिस क्वेश्चन। Shinoy sir has done this topic, so Shinoy sir. Yes, you can speak about this. Let the screen be shared by you. Yes, I'm sharing. Yes, this is the question. Guys, this question is another bonus for you. Yes. In this question, the sentences have
have been picked up from our questions only, and this is lower than the level of the questions what we have done. It's lower than the level. और इसमें उन लोगों ने दो पार्ट्स पूछा हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2, without opening suspense account, with opening suspense account. Our concept is clear. Without opening suspense account में if there is one sided error we are going to write a note because वो entry पूरा नहीं होता, और with opening suspense account में entry पूरा बनता है by using suspense on the other side which is vacant. तो ये वाला क्वेश्चन, इसके टाइप वाला क्वेश्चन, इसके जैसा क्वेश्चन विद डिफरेंट अमाउंट्स अपन ने कम से कम 6-7 से ज्यादा किया हुआ है सेम टाइप. इस पे वो लोग ने विद ओपनिंग विदाउट ओपनिंग पूछा है. वी आर क्लियर अबाउट व्हाट इज टू बी डन. अब विदाउट ओपनिंग सस्पेंस में 5, विद ओपनिंग सस्पेंस में 5. सर डू वी हैव टू प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट? शर्मा सर थोड़ा स्क्रीन स्क्रॉल कर दो. ऊपर दिया होगा. नहीं ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन पूरा हो गया उनका, क्वेश्चन पूरा हो गया. दैट हाँ, ये अपने टेक्स्ट बुक में सारा हर एक एडजस्टमेंट अपने टेक्स्ट बुक में इसमें से जो भी है, व्हेन दे विल सॉल्व दे विल अंडरस्टैंड. एंड स्टूडेंट्स व्हाट यू शुड अप्रिशिएट वो बता रहा हूं मैं. जस्ट बाय सीइंग द सेम क्वेश्चन, अगर नंबर के साथ में सेम क्वेश्चन आया हमारे बुक में से, उसको अप्रिशिएट मत करो. अप्रिशिएट वो चीज को करो कि तुम लोग ने इतना सारा किया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन आया तो यू नो टू सॉल्व. योर मेन इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू शुड अप्रिशिएट, यू शुड नो एनी क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम, अ सीन क्वेश्चन और अनसीन क्वेश्चन, यू हैव गॉट द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चन. ये तो सीन क्वेश्चन है, दिस इज अ सीन क्वेश्चन. ये सब सिमिलर वो ही आएगा. Whatever is given in the syllabus, whatever type of questions we have done in section 1, section 2, जो भी, ये तो section 1 में से आया. section 1 के अंदर जो भी क्वेश्चन था उसके अंदर ये सारा कवर हो गया, हर एक एडजस्टमेंट कवर हुआ है. इट मे नॉट बी इन वन स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये पूरा कवर हुआ रहेगा. ये अलग अलग क्वेश्चन में से एक एक एडजस्टमेंट आया रहेगा. दैट इज फाइन फॉर अस, बट बिकॉज वी नो द चैप्टर. बट रिमेंबर विदाउट ओपनिंग सस्पेंस और विद ओपनिंग सस्पेंस और एक चीज आ सकता है. अब मैं इसका वेरिएशन बोल रहा हूँ. इन द कमिंग एग्जाम क्या आ सकता है वेरिएशन, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा. ये प्रोफेशनल एग्जाम है. 12th होता तो बोलता था सेम आएगा, ऐसे टाइप का आ जाता है. दे विल आस्क यू व्हेन द एरर्स आर रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ये पूछेंगे. मैं अज्यूम करता हूं ये वाले एग्जाम में सपोज एरर्स रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, तो याद रखना अपने को, इंस्टेड ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स इन द rectified entry we are going to write P&L adjustment account. और याद रखना at the end of all the entries we should also write one more entry on our own, that P&L adjustment balance should be transferred to capital account of that proprietor. तो आने वाले एग्जाम में ये तुम्हारा पास्ट क्वेश्चन का मैंने बता दिया. पास्ट क्वेश्चन के बाद में फ्यूचर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दिया. Same type of question, but they may ask you when it is rectified in the next accounting year. Acha, Sharma sir has told about the source. No need to go beyond our text because it covers everything. Har ek cheez. If you are running behind different sources, then there is a problem that you may waste time in search of the sources and also confuse yourself with many sources. सेकेंड थिंग, टाइम एलोकेशन भी बोल रहा हूं, तो मैंने टाइम एलोकेशन पहले भी बोला और ये वाले सब्जेक्ट में बोल रहा हूं. सब्जेक्टिव रहता है तो इट इज 1 मार्क, वी अलॉट 2 मिनट्स. और अकाउंट्स में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, अगर सपोज ये 10 मार्क का है तो 2 मिनट्स के हिसाब से 20 मिनट हो जाता है. ये तुम्हारा तो 15 मिनट में भी सॉल्व हो सकता है. इफ यू नो एवरीथिंग 15 मिनट में सॉल्व हो रहा है. नहीं मालूम है तो 5 मिनट में सॉल्व हो गया. कुछ नहीं मालूम है तो 5 मिनट में सॉल्व हो गया. ध्यान नहीं दिया तो 2 मिनट में सॉल्व हो गया. बट एज यू हैव डन प्रैक्टिस्ड एवरीथिंग, मैं बोल रहा हूं ये सबका सब तुम्हारा 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, 15 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा. यू आर अलाउड टू टेक हाउ मेनी मिनट्स? 20 मिनट्स, बट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस इन 15 मिनट्स. मैं बोल रहा हूं बाय अप्लाइंग ऑल द रूल्स. सर वी कैन स्क्रॉल डाउन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. या वैसे ये जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये 2 क्वेश्चन आए थे, बैंक रिकंसिलिएशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या क्या आते हैं. आरती का एक क्वेश्चन था, सर इज मॉड्यूल इनफ
यस मॉड्यूल इज इनफ, बट साथ में पास्ट एग्जाम्स के अगर पेपर करते हैं तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज, बिकॉज हमारा जो सेक्शन 1 है ना टेक्स्ट बुक का, वो पास्ट एग्जाम के पेपर का बनाया और उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं. If you do module, that's more than enough. You will be able to solve exam full paper. But past exam के पेपर अगर solve करके जाते हो तो you may get a chance कि जैसे मैंने बताया कि खाली fill in the blanks करते जाओ, values change होता है, same to same question आता है. So module करते हो तो you are safe. Yes, Aarti, you are safe. Now question number 3 again 20 marks. Question number 3 भी 20 marks का है. और ये question number 3 में ना A, B, C और C के साथ चॉइस आने वाला है. क्वेश्चन नंबर ए 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर बी 5 मार्क्स का है और सी में चॉइस है. ये दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, इंटरनल चॉइस है. पहला क्वेश्चन नंबर ए कंसाइनमेंट अकाउंट. क्वेश्चन नंबर ए कंसाइनमेंट अकाउंट. ये कंसाइनमेंट अकाउंट है ना, सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है. कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने करवाया था तुम लोगों को. ये सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, याद रखना. मैं तुमको साथ में क्वेश्चन नंबर्स बताते जा रहा हूं. सी सेम प्रॉब्लम मे नॉट कम, बट मैं बता रहा हूं कि जो अपन ने किया है मोर और लेस वही क्वेश्चंस है. और ये तो वैल्यू के साथ, आई थिंक वैल्यू के साथ सेम क्वेश्चन है. मैंने तुमको ये बताया था सेक्शन 1 का. दिस इज सेक्शन 1 क्वेश्चन 7. बैंक रिकंसिलेशन सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 5. ये सारे सिमिलर एडजस्टमेंट्स जो अपन ने कवर किए. कंसाइनमेंट अकाउंट सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 6. सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 6 ये अपना कवरेज है, ये अपना कवरेज है. फिर सेल और रिटर्न आएगा, एवरेज ड्यू डेट आएगा, पार्टनरशिप जनरल आएगा और यहाँ पे एक इंटरनल चॉइस है. तुम्हारे पास ये इंटरनल चॉइस है. मोस्टली ये पैटर्न फॉलो होता है, मोस्टली ये पैटर्न फॉलो होता है. एक इंटरनल चॉइस 5 मार्क का रहेगा. सो ये 3 क्वेश्चन है, देख लो. सेल और रिटर्न, एवरेज ड्यू डेट और एक पार्टनरशिप का एडजस्टमेंट होगा. पार्टनरशिप, ये तीनों टॉपिक शिनोय सर ने कवर किए हुए हैं. मैं तुमको चाहिए तो वो पेपर का क्वेश्चन बता देता हूं तो तुमको लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चलेगा, डेप्थ ऑफ क्वेश्चन पता चलेगा. सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है ये. फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसाइनमेंट अकाउंट सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है. ये एग्जैक्टली ये का यही क्वेश्चन है. तुम लोग देख लो सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 6. तो वापस से एग्जाम में ये नहीं आएगा, बट अपन ने जो किया वो बराबर से करके जाओ, दैट्स मोर देन इनफ. उसके बाद में जो नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन है ये सेल और रिटर्न का है. शिनोय सर, या दिस इज सेल और रिटर्न क्वेश्चन. बेटा दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सेल और रिटर्न में देयर आर 3 टाइप्स. वन इज फ्यू ट्रांजैक्शन, लार्ज नंबर एंड लास्ट वन वाज न्यूमरस ट्रांजैक्शन वेयर वी प्रिपेयर मेमोरेंडम अकाउंट्स. इसमें लिखा है हाउ वुड वी कम टू नो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द सेल और रिटर्न. शो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म सेल और रिटर्न अकाउंट एंड कस्टमर क्यू. तो मैंने लास्ट वाले टाइप में क्या किया था, सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाया था और 5 या 4 कस्टमर के अकाउंट बनाए थे. इसमें 4 कस्टमर के अकाउंट नहीं पूछे, सिर्फ क्यूज अकाउंट इज आस्क्ड, 5 मार्क्स. इसमें पहले सेल और रिटर्न डे बुक, सेल एंड रिटर्न डे बुक और फिर बाद में तुम्हारा सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट और कस्टमर्स अकाउंट बनाए थे. एक फुल फ्लेजेड सम किया था. इसमें डायरेक्टली वो लोग ने पूछा अपने को अकाउंट, दोनों अकाउंट पूछा हुआ है. सर कौन सा टाइप है वो कैसे पता चलेगा साहिल, कौन सा टाइप है? अगर वो लोग ने बोला गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल टू बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल्स तो मतलब फर्स्ट टाइप. अगर वो लोग ने बोला सेल और रिटर्न डे बुक बनाओ इन कॉलमनर फॉर्म तो सेकेंड टाइप. और अगर वो लोग ने अकाउंट बनाने बोला ऐसा सेल और रिटर्न अकाउंट तो दैट इज थर्ड टाइप. तो थर्ड टाइप में मैंने पॉइंट्स लिख के दिया हुआ है व्हाट इज टू बी फॉलोड एंड दिस इज समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन विद द नेम ऑफ द कस्टमर्स चेंज. अपने इसमें ए एन कंपनी, बी एन कंपनी, सी एन कंपनी ऐसा था. इसमें पी बी क्यू डी ई आर ऐसा नाम दिया हुआ है. एंड सर इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर 2 अकाउंट बनाने हैं तुमको, सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट एंड कस्टमर क्यू. व्हेन गुड्स आर सेंट
तो वी पास एंट्री, इंडिविजुअल कस्टमर्स आर डेबिटेड, सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। और जब भी गुड्स रिजेक्ट होता है, रिवर्स एंट्री, अप्रूव हुआ तो भी रिवर्स एंट्री। इसका रीजन मैंने दिया था, अगर नहीं मालूम पड़ा वीडियो देखना वापस से, इसका रीजन दिया था। और लास्ट में बैलेंस बचेगा विच इज पेंडिंग अप्रूवल। इसके बाद जो तुम्हारा 2 क्वेश्चन आता है सी, दैट इज, एक है तुम्हारा एवरेज ड्यू डेट फाइंड करना, दैट इज इजी। अब ये लोग ने अगर ये दिया है 26 जनवरी और 18 अगस्त संडे वाला, तो प्रीवियस डेट लेना है, ड्यू डेट वो ही नहीं लेना है, दैट इज गिवन टू यू। Public holidays, if they are declared, we know it is holiday, then we take a previous day. दूसरा उसके बाद में रमेश करंट अकाउंट वाला, पार्टनरशिप फॉर्म वाला। अब इसमें क्या पूछा है, एंड में क्या पूछा है देखो, interest is to be allocated at 10% debit balance, 8% on credit balance. You are required to prepare current account as on 30th. It is something similar to जो अपन ने लास्ट वाला सम किया था अकाउंट करंट में, वैसा प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड, विनोद इन अकाउंट करंट विद इलाहाबाद बैंक वाला, जिसमें डिपॉजिट्स और विड्रॉवल दिया था। सर इसमें ऑप्शन है क्या उनके लिए, डू दे हैव ऑप्शंस? ये चॉइस में यही है, दोनों क्वेश्चन चॉइस में है, दोनों में से एक करना है। either they have to attempt C का 1 और 2, but both are easy, but I think from students point of view they will opt for average due date, वो जल्दी होएगा, क्वेश्चन जल्दी होएगा इसमें। if given a choice then you should be opting for average due date, yes, but second one is also simple, it's very easy, difficult नहीं है, पर opt करना average due date। sir we can go to the next one। yes, now this was your question number 3। क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली 3 क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ दिस 5 मार्क्स क्वेश्चंस। सर एक छोटा सा इंटरप्शन, वो पार्टनरशिप जनरल एडजस्टमेंट नहीं है, वो अकाउंट करंट रहेगा, अकाउंट करंट। हाँ, वो जो 5 मार्क का और है ना, एवरेज ड्यू डेट और, हाँ अकाउंट, दैट इज अकाउंट करंट। this sheet also I will say to all of you now। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आता है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में 10 मार्क के 2 क्वेश्चंस आते हैं, एंड दैट इज वन इज एनपीओ एंड अदर इज पार्टनरशिप का एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ हो सकता है। मैं जरा एनपीओ बता देता हूं, उसके बाद में सुनो सर आपका पार्टनरशिप है, ट्रायल बैलेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनल अकाउंट्स, ये क्वेश्चंस आते हैं जी। एनपीओ का जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 में है, और क्वेश्चन नंबर 4 ए में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है, बट वो क्वेश्चन है जिसमें एनपीओ आएगा। और एनपीओ का मैंने क्वेश्चंस जो करवाया ना, काफी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और वो इनफ है, दैट्स इनफ। मैं तुमको इसका एग्जाम का क्वेश्चन बता देता हूं। ये एग्जाम का क्वेश्चन जो है ना, ये वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ सेक्शन 1। ये अपने सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 13 देख लेना तुम। मतलब अभी तक मैंने जितने भी मेरे टॉपिक्स के तुमको क्वेश्चंस बताए ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने कराए, और वापस से भी जो तुम्हारा एग्जाम का पेपर आएगा ना, तुम लोग आराम से आगे अपना टेक्स्ट बुक देख के एनालाइज करोगे ना, तो अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन मिल जाएंगे तुमको। ये सेम क्वेश्चन है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, मैंने करवाया हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ है देख लो। इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एडजस्टमेंट, सो क्लोजिंग बैलेंस शीट भी तो एडजस्टमेंट्स ही है, ये क्लोजिंग बैलेंस भी एडजस्टमेंट्स ही है। मेरे को जो करवाना है वो मैंने करवा दिया माई का, बट इफ यू वांट मैं प्रॉब्लम कर दूंगा। अदरवाइज नॉर्मली मेरे को जो लगता है कि तुम्हारे लिए रेलेवेंट क्वेश्चंस है वो सारे मैंने करवा दिए, बट इफ यू वांट देन आई विल डू दैट क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अदरवाइज मेरे को जो लग रहा था कि जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो सारे करवाए मैंने,
वो कैशबुक पासबुक वाला क्वेश्चन ये बार मेरे को रेलेवेंट नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने उसको टच नहीं किया, अपना क्वेश्चन था। बट इफ यू वांट आई विल डू इट, डोंट वरी। तुम लोग प्रैक्टिस कर लो खाली अच्छे से, जो करवाया ना, जितने करवाए, बिकॉज यू विल फाइंड एग्जाम में एक क्वेश्चन अपना ही क्वेश्चन आएगा। मैंने पिछले बैच में करवाया था, तुम्हारे में नहीं कराया, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि और नॉर्मली मेरा ये जजमेंट रॉन्ग नहीं होता, नॉर्मली द जजमेंट नेवर गोज रॉन्ग। वैसा एक क्वेश्चन करवाया मैंने जिसमें एज पर कैशबुक था, बैंक रिकंसिलेशन का एडजस्टमेंट था, दूसरा पासबुक वाला मैंने रख दिया। ये वाला एग्जाम का 13th क्वेश्चन है, वापस से तुम देख लेना, जितने क्वेश्चंस कराए उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। यू बस प्रिपेयर व्हाट वी हैव डन इन क्लास थॉरली, अपना सोर्स चेंज नहीं करना, डोंट चेंज अवर सोर्स। सो ये इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये मैंने पहला वैरायटी बताया था रिसीट्स पेमेंट्स एंड एडजस्टमेंट, दूसरी वैरायटी थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड एडजस्टमेंट, ये वो है, ये देख लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देके रखा है, और ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं। तुम देख लो, अभी किसी के पास टेक्स्ट बुक होता, क्वेश्चन नंबर 13 यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 एग्जैक्टली ये का यही क्वेश्चन। आई डोंट रिमेम्बर द वैल्यूज, वैल्यू चेंज कर दिया होगा, बाकी क्वेश्चन यही है। उसके बाद में एडजस्टमेंट भी था, 2-3 एडजस्टमेंट भी था। अपकीप ऑफ ग्राउंड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर उसके बाद में एंट्रेंस फीस, 1/4 ऑफ द एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एट द बिगिनिंग एट द एंड, सब एग्जैक्टली वो कवर है। अच्छा, फर्नीचर परचेज ये एडजस्टमेंट दिया नहीं था, लेकिन अपने को डेबिट बैलेंस आ गया था, डेबिट साइड डिफरेंस आ गया था, तो वो कैशबैक हो गया था। सो ये एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट डाल दिया, फर्नीचर परचेज नहीं बोलते तो भी हम लोगों को डेबिट शॉर्ट आता था, कैशबैक। सो ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर दिया हुआ एडजस्टमेंट दिया है तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और अपने वर्किंग नोट्स है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी साथ में दे दी है उन लोग ने, तो तुमको क्लोजिंग बैलेंस शीट भी नहीं बनानी है। तुम्हारा मेन अकाउंट रहेगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स, और वर्किंग नोट में रहेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। और तुमको मालूम है ये वाले मेथड में मैंने बोला इनकम लेजर एक्सपेंस लेजर कंपलसरी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे कंपलसरी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे इनकम लेजर, एक्सपेंस लेजर में 2 आइटम है जिसके साथ एडजस्टमेंट है, और उसके बाद में फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाओगे, क्रेडिटर्स नहीं है, 4 वर्किंग नोट्स, और साथ में बनाओगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स। 13th वाला क्वेश्चन एज इट इज। सो वो 13th वाला अगर अभी आ गया ना, तो 13th वाला फिर से प्रैक्टिस कर लेना, बट डोंट एक्सपेक्ट कि वो सेम क्वेश्चन वापस से वो लोग इमीडिएटली रिपीट करेंगे, बट बाकी क्वेश्चंस भी करवाए, सो यू विल फाइंड दोस क्वेश्चंस ओनली। यू आर टोटली सेफ व्हाट यू हैव डन इन क्लास। मैं तुमको गारंटी कार्ड लिख के देता हूं, जो तुमने किया है दैट्स मोर देन इनफ। भरोसा रखो और प्रैक्टिस करो। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यही ये वाले का ही 10 मार्क्स का, तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सुनो सर, दिस इज पार्टनरशिप क्वेश्चन। Yes, Shinoy sir, you there? आई थिंक शिनोय सर का कनेक्शन डाउन हो गया। ठीक है, ये शिनोय सर डिस्कस कर लेंगे, सून ही विल बी बैक। नाउ लिसन, ये एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन और एक एनपीओ का क्वेश्चन है। जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ओके, या शिनोय सर, this is question number 4, first part, part A. Yeah, students, this is question number 4 from the paper also, and this is the same question number 4 from our section 2. Section 2 में same question number 4 है। The only change in this question is, शर्मा सर थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करो ना। The only difference is
रिजर्व उस क्वेश्चन के अंदर 30,000 है और इसमें 45,000 लिया हुआ है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इसमें उस क्वेश्चन में 40 है तो इसमें इन्वेस्टमेंट 55 लिया हुआ है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो अमाउंट डिफरेंस हुआ, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन सेम है। एंड सर आपने बोनस क्यों बोला? ये बोनस है। मैं जब बोनस बोला तभी मैं म्यूट पे था, अभी वापस बोल रहा हूं मैं, ये बोनस क्वेश्चन है। इसमें बनाने क्या बोला वो लोग ने? ड्रॉ अप Swaroop's executor's account as would appear in the firm's ledger. Only one single account is to be prepared. Everything else will be the working. So this 10-mark question can be completed again in 15 minutes. Where you are allowed 20 minutes, you can complete this question in 15 minutes. By giving every credit whatever is to be given to that deceased partner. खाली उतना ही करना है, पूरा का पूरा बनाना नहीं है, पूरा मंडप नहीं बनाना है, सारा का सारा सब नहीं करना है, एवरीथिंग टिल द बैलेंस शीट वो सब भी नहीं बनाना है। उसमें पूरा 20 मिनट्स लगता है। ये तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, ये 10-15 मिनट में हो जाएगा। मैं 10 मिनट तो नहीं बोलता हूँ, सो दैट यू आर नॉट डूइंग इट इन हेस्ट। दिस इज इजी। उसके बाद वाले क्वेश्चन जो अभी आने वाले, ये तो मैंने बोला सेम क्वेश्चन है, वी हैव डन दिस same question except that 15,000 difference on both the sides, debit and credit, the total is rising by 15,000. in your textbook, अपने टेक्स्ट बुक में जो है टोटल वो 2 लाख आता है, इसमें उन्होंने 15,000 से बढ़ा दिया है। नेक्स्ट सर थोड़ा स्क्रॉल कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज ऑल्सो 20 मार्क्स। एक मैं जरा लेआउट बता देता हूं इसका। हाँ जी, ये 20 मार्क्स का लेआउट ऐसा है। एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डन नाउ। ये क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। 5 मार्क्स के 2 छोटे क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस, मैन्युफैक्चरिंग और एक फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम है। ऐसे 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं। यस सर, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस का जो क्वेश्चन है ना, इसमें सिर्फ तुमको डेबिट और क्रेडिट अरेंज करना, उसका 5 मार्क है। अगर ये रॉन्ग चला गया ना तो फिर कोर्स छोड़ के बीकॉम भी छोड़ के सीधा खेती बाड़ी के लिए जाने का अपने को मतलब सीए तो अलग बात है, इसमें सिर्फ डेबिट क्रेडिट अपने को बराबर लिखना है, नथिंग एल्स। इसमें मैं ज्यादा बोलूं भी नहीं आपको। When you are doing this question, just remember with what should be going on the debit side, what should be going on the credit side, क्योंकि उसका starting point क्या है, an inexperienced bookkeeper has drawn up, तो you have to just rectify their debits and credit. How much time it will take? Because you are gifted with Calci, you are using that, इसमें ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ये शायद 5 मार्क का है, इसको 10 मिनट ही लगना चाहिए और उतना ही लगने वाला है। सर इसके बाद वाला क्वेश्चन बताओ, मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स। खाली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है सर, ओनली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दैट्स व्हाई दिस इज रिवॉर्डेड विद 5 मार्क्स। नहीं तो किसी ने सोचा रहेगा मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स 5 मार्क का कैसे पूछ लिया। यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट व्हिच इज इजी टू डू दिस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओनली मैन्युफैक्चरिंग, और सारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ही आइटम्स दिए रहेंगे इसमें। If you know the first page of manufacturing account जो मैंने तुमको भेजा था, जिसमें फॉर्मेटिंग था, you will know what is to be done, what is not to be done here. ये सीधा आ जाएगा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए उसको 5 मार्क है। अगर मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट का पूरा क्वेश्चन पूछा रहता तो इट वुड बी रिवॉर्डेड मिनिमम 10 to 12 मार्क्स। उसमें भी आइटम्स उतने नहीं रहेंगे जितने अपने टेक्स्ट बुक में रहेंगे। They would be asking you lesser than those items because those questions are of minimum 15 marks. एटलीस्ट उसमें 15 मार्क, 12 से 15 मार्क पूछना चाहिए वो लोग ने। इसके बाद वाला जो फाइनल अकाउंट्स है, दैट इज आई थिंक योर नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स। ड्यूरिंग 2018 his profit and loss account revealed net profit of 15,10,000. this was after allowing this। सर थोड़ा ऊपर, और but while preparing profit and loss account he had forgotten to provide। already balance sheet बना हुआ है, already net profit distribute हो चुका है,
we are going to restructure this, reframe this. It is type of some things which were omitted to be done earlier. They are doing it now. They are rectifying and redistributing. They are reframing the account. अब इसके आगे आगे जरा नीचे करो. You are required to draw up the revised profit and loss account and balance sheet. सर ये पीडीएफ और पेपर पैटर्न घर पर भेज देना प्लीज. हाँ हो जाएगा, ये मिल जाएगा तुमको. This question you are supposed to prepare P&L account and balance sheet, but the revised one, ये सीधा net profit, वो तुमको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है. इसमें प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसको तुमको रिस्ट्रक्चर करना है. मतलब जिसने बनाया था ये बैलेंस शीट वो बराबर नहीं था. When you will see this question, it may be little novel than what we have done, but you will be able to solve this. It is something similar to your rectification of error वाला टाइप, जिसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अपन वो प्रॉफिट वापस निकालते हैं, उसको तुम लोग रेक्टिफाई करते हो और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करके वापस बनाते हो. एक पार्टनरशिप जनरल में सम किया था जिसमें वी टेबल लेजी में प्रॉफिट रेक्टिफाई करके फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था. दिस इज दैट टाइप ऑफ सम, ये वाला. सर इसके बाद वाला देखो, ये 3 क्वेश्चंस ही. These are the 3 questions. This is, yeah, I told about 3 questions only. हाँ, so these are the 3 questions, and in fact, from if I would have gone for this paper, this entire part I would have left. The reason is it will take more time. It will take more time. It will take more time. So एक क्वेश्चन हम लोग पूरा जो छोड़ सकते हैं. अगर मैं ये पेपर करता तो I would have left this, क्योंकि पहले तो मेरे को ट्रायल बैलेंस बनाना है, हर एक आइटम जो उन्होंने लिखा है फिर से लिखना है, फिर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स बनाना है, फिर और एक फाइनल अकाउंट्स बनाना है. सो तीनों मिला के एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स ही हो गया ये काफी बड़ा. तो आई वुड से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको एक बार साइड में रख के नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहिए, क्योंकि अगले क्वेश्चन में खाली 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं. एक 15 मार्क का शेयर्स और डिबेंचर्स रहता है और साथ में थियरी होती है. सो 15 मार्क्स का जो शेयर्स और डिबेंचर्स है ना, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. शेयर्स का इतना सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रो रेटा का प्रॉब्लम ही नहीं है. ये प्रो रेटा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है. ये देख लो, 50,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किया है. दे हैव इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर्स. 3 rupees एप्लीकेशन, 5 rupees इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन कॉल, 3 इंस्टॉलमेंट है खाली. ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड. सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, कोई अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है. मनी फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर एक्स होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, एंड मिस्टर वाई होल्डिंग 2000 शेयर्स फेल्ड टू पे कॉल मनी. 2 जन है, एक ने अलॉटमेंट कॉल मनी नहीं दिया, दूसरे ने खाली कॉल मनी नहीं दिया. ये सारे 3000 शेयर्स फॉरफिट हो गए और 3000 में से 2500 शेयर्स री इश्यू हुए, इंक्लूडिंग होल ऑफ एक शेयर. ऐसा मैंने करवाया, इंक्लूडिंग होल ऑफ किस्मत लाल शेयर्स. वो प्रो रेटा का था, ये विदाउट प्रो रेटा का. मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है कि किस्मत लाल एंड चिकू राम का एक प्रॉब्लम करवाया था. किस्मत लाल ने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया था, चिकू राम ने खाली कॉल मनी नहीं दिया था. दोनों का शेयर्स फॉरफिट हुआ, सारे शेयर्स री इश्यू नहीं हुए, लेकिन पहले वाले का किस्मत लाल के सारे शेयर्स री इश्यू हो गए. ये उसी टाइप का क्वेश्चन. अच्छा, इसमें एक चीज पूछा हुआ है, ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट प्रिपरेशन जो पूछा हुआ है ना, ये बैलेंस शीट प्रिपरेशन का क्या झमेला तुमको मैं बताता हूँ. ये बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है, खाली 2 मिनट सब लोग ध्यान देना. अगर बैलेंस शीट बनाना है ना, व्हाट इज टू बी डन. बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास लायबिलिटी साइड में
लाइबिलिटी साइड में 3 हेडिंग बनाने का, तुमको चाहिए तो लिख लो। बैलेंस शीट एज ऑन, और मैं एक रिवीजन लेक्चर डाल दूंगा जिसमें अपने किए हुए एक क्वेश्चन को मैं बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर दूंगा। लाइबिलिटी साइड में अपने 3 हेडिंग आएंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये वर्टिकल बैलेंस शीट होती है। मैं एक प्रॉब्लम जो सॉल्व किया हुआ है ना इश्यू ऑफ शेयर्स का, तुमको एक लेक्चर बना के भेज दूंगा। उसके अंदर सेम क्वेश्चन जो हमने किया हुआ उसी में बैलेंस शीट बना दूंगा। लाइबिलिटी साइड में 3 हेड आता है, क्योंकि अभी ये बैलेंस शीट लाइबिलिटी का आ गया है, तो 2 मिनट सुन लो। ये हेड में ही अपने को अपनी जो एंट्रीज हमने बना रखी है ना, वो एंट्रीज के ही अपने को 3 अकाउंट खाली लिख देने हैं। बैंक अकाउंट लिख देना है, शेयर कैपिटल अकाउंट लिख देना है, और कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट लिख देना है। ये 3 अकाउंट आएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट वो पुरानी बैलेंस शीट जैसे नहीं बनेगी, वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगी। और जो मैंने 3 हेडिंग बोला हुआ है ना, पहला हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड्स। फर्स्ट हेडिंग इज शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में हम लोग क्या करेंगे, हमारे एंट्री में जितने भी शेयर कैपिटल अकाउंट है ना, वो सब डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करेंगे, और जो फाइनल वैल्यू है वो इधर लिख देंगे। फिर उसके बाद में अपने लास्ट एंट्री में एक रिजर्व्स एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व्स होगा। हम लोग लास्ट एंट्री पास करते हैं शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स। तो वो कैपिटल रिजर्व्स तुम लोग लिख दोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। दैट कैपिटल रिजर्व्स यू विल राइट हियर। ये लो, शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व्स, ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड्स। तुम्हारे एंट्रीज में जितना भी शेयर कैपिटल है, क्रेडिट को ऐड करो, डेबिट को माइनस करो, और फाइनल वैल्यू इधर लिख दो। लास्ट एंट्री से कैपिटल रिजर्व्स इधर लिख दो। नंबर 2, नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है बैंक लोन, डिबेंचर्स। वो तुमको शेयर्स वाले टॉपिक में नहीं रहेगा, तो ये तुमको दिया ही नहीं रहेगा, तो वैसे भी इधर कुछ वैल्यू आने वाली नहीं है। और तीसरा आइटम है करंट लाइबिलिटीज, मतलब क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो कभी भी शेयर्स के प्रॉब्लम में देते नहीं है। तो तुम्हारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में खाली तुमको 2 ही आइटम मिलेगा। सारे एंट्री से शेयर कैपिटल को मर्ज कर लो, कैपिटल रिजर्व्स लिख दो, ये लो, यही तुम्हारा लाइबिलिटी साइड का टोटल। और एसेट साइड में 2 हेड लिखने का है। दिस साइड इज एसेट साइड। On the asset side, you have to write 2 heads: non-current assets and current assets. Land, building, plant, machinery, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है ना, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो शेयर्स के एक भी प्रॉब्लम में तुमको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार कुछ नहीं दिया रहता है। नॉन करंट एसेट्स तुम्हारे पास नहीं होंगे प्रॉब्लम में, तुम लोग यहाँ पे डैश करोगे। करंट एसेट्स में भी कुछ नहीं होगा, खाली एक ही आइटम होगा। करंट एसेट्स का मतलब होता है स्टॉक, डेटर्स, कैश बैंक, बिल्स रिसीवेबल। स्टॉक, डेटर्स, कैश बैंक, बिल्स रिसीवेबल। सो करंट एसेट्स में तुम्हारे पास सिर्फ एक आइटम होगा। तुम्हारे एंट्रीज में जितना बैंक अकाउंट डेबिट है उसको ऐड करो, क्रेडिट को माइनस करो, और जो भी लास्ट में कैश बैंक आता है वो इधर लिख दो, और ये टैली हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ जैसे ही तुमने ये लिखा ना, एसेट साइड में कैश बैंक अकाउंट कोई वैल्यू लिख दो, सेम वो का वो वैल्यू कैश बैंक लिख दो, तुम्हारा अकाउंट टैली हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा और कुछ रहेगा ही नहीं। तो तुम्हारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, 3 हेडिंग लाइबिलिटी साइड में। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स 2 हेडिंग एसेट साइड में। शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व्स और कैश बैंक, ये तुम्हारे 3 आइटम आएंगे। चाहिए तो एक सेम टू सेम क्वेश्चन जो अपन ने किया हुआ है ना, वो क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करके दे देता हूं। अगर सारे फॉरफिटेड शेयर्स भी इश्यू नहीं हुए तो शेयर कैपिटल के साथ एक शेयर फॉरफिटेड भी आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन करवा के भेज देता हूँ, क्योंकि वो डिफिकल्ट काम नहीं है, नॉर्मली आता नहीं, मैंने पेपर में देखा, सो आई विल डू। मेरे को कल परसों एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, एंड मैंने बोला था मैं ये एक बना के दे देता हूँ। तो 15 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का इश्यू ऑफ शेयर, सिंपल क्वेश्चन विदाउट प्रो रेटा, कोई प्रो राटा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इसके अंदर।
और एक थियरी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 5 मार्क का थियरी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूरे पेपर में खाली 2 ही क्वेश्चन आया थियरी, एक फर्स्ट क्वेश्चन था और एक ये वाला यहाँ पे आया। इन्वेंट्रीज टॉपिक में पूछा हुआ है और ये टेस्ट योर नॉलेज का है। टेस्ट योर नॉलेज में ये क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। जो हम लोग वो रिसीप्ट्स, इश्यूज, बैलेंस जो रहता है ना, वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक समरी बनवाया था नीचे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजर्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का वैल्यूएशन है। जो लोग रोज इन्वेंटरी चेक करते हैं वो स्टोर्स लेजर बनाते हैं, और जो 15-15 दिन से इन्वेंटरी चेक करते हैं वो एक एक इन्वेंटरी आइटम नहीं देखते, वो क्या करते हैं, सेल्स माइनस प्रॉफिट करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो इन्वेंटरी बैलेंसिंग आता है। तो वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम था। सो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने दोनों की वर्किंग बना के रखी है। ये उस पे थियरी है। अब मेरे बोलने के बाद जब थियरी देखोगे तो समझ जाएगा तुमको। और मैंने बिगिनिंग में बोला था टेस्ट योर नॉलेज में 1 या 2 ही क्वेश्चन होता है हर टॉपिक में, बस वही क्वेश्चंस पढ़ो। तुमको पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा 100 मार्क का पेपर है। ये 100 मार्क का पेपर में बोलता हूं, इफ यू डिपेंड ऑन व्हाट वी हैव डन इन क्लास, दैट्स मोर देन इनफ। जो हमने क्लास में किया, अगर तुम लोग उस पर डिपेंड होके जाते हो, दैट्स मोर देन इनफ, नथिंग एल्स इज टू बी डन। कुछ लोग अलग अलग टेक्स्ट बुक लेके चालू कर देते हैं, मार्केट से टेक्स्ट बुक ले लेते हो। डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट डू व्हाट वी हैव डन इन क्लास, दैट्स मोर देन इनफ। अपना सेक्शन 1 पास्ट एग्जाम्स के है, वहां से भी आ रहे हैं क्वेश्चंस। सेक्शन 2 तुम्हारा मॉड्यूल है, जो मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट लगा वो हमने करवा दिया है, फॉलो इट। थियरी भी करवा दिया है, तो थियरी के लिए कौन सा यूनिट करना है वो भी बता दिया है। सो जस्ट फॉलो दिस। मैं बोलता हूं ना, एनी स्टूडेंट गेटिंग लेस देन 80 मार्क्स इज नॉट एक्सेप्टेड, एंड हाईएस्ट लिमिट शुड बी 100 आउट ऑफ 100। मिनिमम 80 और उसके ऊपर 100 आउट ऑफ 100 शुड बी योर टारगेट। विच टॉपिक टू बी लेफ्ट? नो टॉपिक टू बी लेफ्ट। सोर्स अपना टेक्स्ट बुक, अपन ने जो क्लास में किया हुआ है। स्टडी मटेरियल कोई करता है तो अपना सेक्शन 2 स्टडी मटेरियल ही है। तो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग अपना टेक्स्ट बुक, दैट्स मोर देन इनफ। और वो होने के बाद में प्रॉपर रिवीजन हो जाता है। फेथ रखो, एग्जाम का पेपर तुम्हारा खराब नहीं जाएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी सर्चिंग फॉर different other questions. Recently one student has given me a question. मैंने पूछा अपने बुक का है क्या, इंस्टीट्यूट का है क्या? She said no. मैंने बोला रख दो साइड में, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। Why to waste time? अपने को अननेसेसरी इतना टाइम भी नहीं है, वेस्ट मत करो प्लीज। इतना मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ, आज हम लोग ने जो डिस्कशन किया, मैंने शिनोय सर ने साथ में, इसी के लिए किया है कि तुम्हारा 80 मार्क्स प्लस उसके ऊपर 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं जाता इफ यू ब्लाइंडली फॉलो व्हाट वी हैव डन इन क्लास। शिनोय सर। सर एक बार स्क्रीन वापस शेयर करो ना प्लीज। हाँ, I'm just encountering few questions what they've asked. I'll just encounter 2-3 things. और वो फाइनल अकाउंट के सम पे ले आओ जरा, क्योंकि वो जितना मैंने बोला उससे इजी है, सिर्फ वो बताना है। But चलो few questions what you have asked in the chat is bills of exchange किधर है, bills of exchange किधर है?
बेटा हर एग्जाम में सेम मोटे क्वेश्चन सेम आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है. दिस इज द पैटर्न which is to be applied generally. Every exam same question, same chapter will not be there at the same place every exam. They may ask you some other chapters also. Bills of exchange is there, inventory के sums are there, they can ask you. मतलब in between changes हो सकता है, but जो starting का part है, I think starting का around 32 marks more or less remain same chapter selection wise. So bills of exchange will be asked. Don't leave bills of exchange. Don't give stepmotherly treatment to any chapter. They are also to be given same affection as you give to any other chapter. दूसरा मेरे को एक और चीज पूछा, sir, when the lectures will open for us? I have given the details. I am also waiting for that. I am not the technical person to upload that or to give access, but the request has been placed, I know. Until then, if you are telling that you cannot study, then it is not correct. You have attended all the lectures, पर वो open हो जाएंगे. मैंने अभी वापस रिमाइंडर दिया हुआ है. नेक्स्ट, ये वाले सब में मैंने एक ना बैलेंस शीट का डेट अभी देखा, ये 1 जनवरी 2018, मतलब ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाया हुआ नहीं है. मैं फाइनल अकाउंट से सम की बात कर रहा हूं. आई वांटेड टू जस्ट एनकाउंटर 2-3 इश्यूज, उसमें से एक ये है. तो ये और इजी हो जाता है ये सम, क्योंकि 10 मार्क का सम था तो मेरे को लगा कि उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे सकते जितना मैं बताने वाला था. अभी 1 जनवरी 2018 का है. ड्यूरिंग 2018 December was his profit loss revealed, net profit 1510. Your solution will start with net profit and give those adjustment effects what they have failed to give, जो लोग ने नहीं दिया हुआ है उसके एडजस्टमेंट इफेक्ट देने हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है. क्लोजिंग बैलेंस शीट में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज के बैलेंसेस चेंज होंगे और जो फिक्स्ड एसेट्स है और फिक्स्ड लायबिलिटीज है या कैपिटल है वो ऊपर से बैलेंस शीट में से नीचे उतर के क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे और फिक्स्ड एसेट में से डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा और कैपिटल में फाइनल नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा. मतलब अपने को एक तो क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. वो छोटा सा बनेगा क्योंकि ऑलरेडी उन लोग ने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ये सब बना लिया है. They have already prepared trading profit and loss and they have already arrived at the net profit. That means our job is to not prepare trading profit and loss. We have to just reopen profit and loss account only for giving 2-3 adjustments which they have forgotten. और वो एडजस्टमेंट देने के बाद में रिवाइज नेट प्रॉफिट आ जाएगा. रिवाइज नेट प्रॉफिट और रेक्टिफाइड नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट. मैं जो तुमको बोल रहा था रीओपन करने का बैलेंस शीट और रीस्ट्रक्चरिंग करने का, वो तो तब होता था जब ईयर एंडिंग डेट का बैलेंस शीट दिया रहता था. ये तो ईयर बिगिनिंग का बैलेंस शीट है, तो 10 मार्क के सम के लिए वो लोग वो वाला चीज दे ही नहीं सकते. दे कैन नेवर गिव यू दिस पार्ट दैट 10 मार्क सम के लिए रीओपनिंग और वो सब नहीं देंगे. तो दिस बिकम्स इजियर सम. सर ईयर एंडिंग बैलेंस शीट बनाना इजी है? यस, जैसे तुम ट्रायल बैलेंस से बनाते हो वैसे ही बनाने वाले हो. इसमें से इस बैलेंस शीट में से फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल वो सब ले लो और करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज का बैलेंसेस वो लोग नीचे दिया रहेगा, वो डायरेक्ट डाल दो. रिवाइज प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करो, तुम्हारा बैलेंस शीट बन जाएगा. आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट होम सो एज टू गेन फर्दर कॉन्फिडेंस कि हाँ दिस वाज आल्सो द इजियर पार्ट. ये तुम एक बार देख लेना. मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट सम विल नॉट कम, मैंने ये बोला नहीं है और ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ नहीं आएगा. अगर सिलेबस में है तो इट कैन कम, इट मे कम इन योर एग्जाम. You don't rule out any option or anything that it will not come. Don't go to analyze the paper in this manner कि 2019 में आया था 2020 में नहीं आएगा. ऐसा कुछ नहीं है. I can give you one instance of CA inter exam paper where in three consecutive exams they had asked same chapter, piecemeal distribution. 3 consecutive exams, same chapter and all 3 questions from our textbook in CA Inter.
ये हुआ था 2016 2017 में। तो जिसने भी एनालाइज किया था कि ये साल पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन आया, नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएगा, उसके बाद आएगा, इंस्टीट्यूट स्लैप्स यू विद योर एनालिसिस, तुम्हारे मुंह पे फेंकेगी वो एनालिसिस। तुम स्टूडेंट हो, तुम आगे जाओ और वो पूरा अटेम्प्ट करो। ये एनालाइज करने में टाइम मत डालो। सम पीपल इंस्टेड ऑफ डूइंग चैप्टर दे आर एनालाइजिंग द पेपर दैट इन 2018 दिस हैज कम, 2019 में नहीं आया तो 2020 में आएगा। देयर इज नो सच certainty, there is no। हमने पेपर एनालिसिस किया to give you idea about what type of sums are there, what type of marking systems, and again जो 2-3 चैप्टर के सम्स नहीं दिखाई दिए तुमको इसमें, वो 2-3 चैप्टर के सम्स जरूरी नहीं है कि हर बार नहीं दिखाई देंगे, कोई ना कोई जगह पे वो आने वाला है। जैसे बिल्स आ सकता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी आ सकता है, ये फिक्स्ड चैप्टर नहीं है, ये एक जनरल पैटर्न है। अगर फिक्स चैप्टर, अगर ये फिक्स पेपर पैटर्न होता था विद द सेम चैप्टर्स, तो व्हाई वुड अ पर्सन डू इन्वेंट्री और बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर प्रिपरेशन? लेट अस हैव कॉमन सेंस। नॉलेज इज नोइंग दैट टोमेटो इज अ फ्रूट, बट विजडम इज नॉट टू ऐड टोमेटो इन फ्रूट सलाड। तो हैव विजडम, you have gained the knowledge, and wisdom is do everything and attempt everything well, attempt everything, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना। 100 मार्क्स पॉसिबल है इन योर इन सीए इंटर एग्जाम्स लास्ट टाइम और उसके पहले वाले साल में कॉस्टिंग और तुम्हारे अकाउंट्स में पीपल हैव स्कोर्ड मोर देन 90-95 मार्क्स, इन लॉ 86 एंड अबव मार्क्स। तो यू आर supposed to follow those principles, do more than what we always say। अगर मॉड्यूल कवर करते हो, nothing like that, अच्छी बात है, पर पहले टेक्स्ट बुक कवर करना। अगर सर ने बोला टेक्स्ट बुक में सब कुछ कवर्ड है, फिर भी तुम्हारी आत्मा तड़पती रहती है कि कुछ और देखे, प्यासी आत्मा भटकती है दूसरे सोर्सेस के लिए, तो वो भटकती रहेगी, फिर फरवरी में भी भटकेगी, मार्च में भी भटकेगी, मई आ जाएगा बाद में, नवंबर में क्लियर होने वाले लोग हैं तुम लोग सब। तो follow one source here, follow proper source। I have told you in other subjects also, whenever I was giving the paper analysis of law or BCR, I have told you the source, follow the source and have wisdom here। You have got all the knowledge, तुम लोग सारे सही हो। Wisdom is using time well and using, वो मैंने जो एग्जाम्पल है वो सही था, वो बराबर था, वो चीज बराबर से याद रखो वो सारी चीजें। तुम्हारी तरफ से कुछ डाउट है? मैंने अभी ऑन द बेसिस ऑफ चैट मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया। आज जरा ये वाला जो पेपर का मैंने सम बोला, एक रिक्वेस्ट किया, वो सॉल्व कर देना। बाकी सारी तो बहुत इजी, कुछ भी नहीं था मेरा पेपर में। अच्छा, एकदम पेपर लल्लू जैसा आएगा ये मत सोचना, ये 12th स्टैंडर्ड नहीं है। 12th स्टैंडर्ड सिलेबस इज मैडली एंड बैडली ड्राफ्टेड सिलेबस, इन स्पाइट ऑफ मी टीचिंग दैट सिलेबस। मैं पढ़ाता हूँ 11th 12th, फिर भी बोल रहा हूँ 11th इज बेटर। 12th is madly and badly drafted syllabus because it can give you false impression of being the most intelligent guy on the earth। वो ऐसा सिलेबस बनाया हुआ है, मैं भी करूंगा, ऐसा आ जाते लोग। That is not the real, but this is a mirror। This CFC, CA Inter, Final CA is a mirror to you कि हाँ ये हो तुम यार, ये हो, बता देता है वो तुमको पूरा, हर एक दाग, हर एक चीज, पूरा चेहरा सब सामने ले आता है। 12th में तो तुमको यार बताएगा कि यार तुम सबसे सही हो, तो वैसा पेपर नहीं आएगा, वो याद रखना। ये रिमेंबर दिस थिंग, 12th का अकाउंट्स पेपर जैसा नहीं आएगा। उसमें क्या सजाया हुआ थाली रहता है, इसमें ये रहेगा, उसमें ये रहेगा, जो साफ करके थाली साफ सफाई करके आ जाना। तुम लोग वो थाली पूरा चाट के आते हो, 98 99 लेके आते हो। ये वैसा वाला पेपर नहीं रहेगा। इसमें तुमको 98 99 100 आना मतलब इट इज अ रियल अचीवमेंट। अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट मार्क्स पहुंचना। शर्मा सर, या लास्ट थिंग आई वांट टू से, कभी कभी है ना एग्जाम में, जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के प्रॉब्लम देखे थे। खाली ट्रायल बैलेंस था, एक में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स था, और एक में कुछ एडजस्टमेंट करके नई बैलेंस शीट बनानी थी। कभी कभी वो वैसा 3 क्वेश्चन नहीं देके वहां पे एक सिंगल क्वेश्चन 20 मार्क्स का रख देंगे, सिंगल 20 मार्क्स का मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई और वो बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा देख के तुमको। एनपीओ में भी मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन करवाए थे जिसमें ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स थे।
वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें खाली प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। वो क्वेश्चन भी 20 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर वैसा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया तो वो तुमको ट्रैप में फंसाते हैं, कभी भी वो क्वेश्चन हाथ मत लगाना। तुम ट्राई ये करना, वो क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन से 100 मार्क्स सॉल्व कर दो, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा बहुत टाइम खा जाएगा। इट में टेक 1 आवर, मालूम पड़ेगा 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन किया। 1.5 मिनट का हिसाब रखोगे ना 1 मार्क्स का, तो 150 मिनट में पेपर हो जाता है। और किसी क्वेश्चन में कम, किसी क्वेश्चन में ज्यादा लगे ना तो 165 मिनट्स, फिर भी 3 घंटे में 15 मिनट पहले तुम्हारा पेपर हो जाता है। 1.5 मिनट पर मार्क्स का अगर हिसाब रखा ना, मैं बता रहा हूँ 300 मार्क्स का पेपर है, 1.5 मिनट पर मार्क्स का अगर हिसाब रखा तो 150 मिनट में 150 मिनट्स में तुम्हारा पेपर कंप्लीट होता है। 15 मिनट और आगे पीछे, कोई क्वेश्चन में कम, कोई क्वेश्चन में ज्यादा, फिर भी कम से कम 10 से 15 मिनट पेपर हो जाता है पहले। लेकिन वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन उठा लिया ना तो फंस जाओगे। हाँ, तुम बोलते हो नहीं सर हम लोगों को तो वो क्वेश्चन आता है पूरा, दूसरे क्वेश्चंस में तकलीफ है, तो देन वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन शुड बी द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है। पहला क्वेश्चन वो नहीं करना, बीच में भी नहीं करना, टुवर्ड्स द एंड तुम्हारी स्पीड ज्यादा होती है, and you will be able to complete when you do the same question towards end. So with this I think most of the things we have covered. और तुम्हारे तरफ से कोई डाउट है तो पूछ लो, otherwise we will take a leave. I think that's done. हाँ एक है कुछ, ओके ठीक है। सुनो सर, shall we take a leave? कुछ पूछना है तो पूछ लो, हम लोग दोनों साथ में बहुत कम ही रहते हैं, we are rarely together. Yes, it was a good session. ओके चलो, ऑल द बेस्ट। मैं एक बैलेंस शीट का एक प्रॉब्लम बना के भेजता हूँ तुम लोगों के लिए, सो दैट तुम्हारे लिए बैलेंस शीट बनाना इजी हो जाएगा। चलो फाइन, बाय, वी विल लीव हियर।